नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सरकारी काम में बाधा और मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की थी, उन पर आरोप है। डिजिटल मीडिया में महापौर का वीडियो भी जारी किया था। इससे पहले भी IBC 24 पर यह तस्वीर आपने देखी थी, जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महापौर पर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था और इस बार भी आरोप के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाने में कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संदीप शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। संदीप, ये पहली बार नहीं है जब महापौर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिख रही हैं। एक बार फिर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बुधवार को 24 तारीख को कांग्रेस का विधानसभा घेराव था कानून और आपराधिक घटनाओं को लेकर, और इसी दौरान दोपहर में ये घटना हुई थी। महापौर को जब पुलिस वाले रोक बैरियर पाने, तब एक पुलिस का जवान है, प्रधान आरक्षक है, उससे महापौर की झड़प हुई थी। नारायणपुर जिले का वो प्रधान आरक्षक था और ये लगातार 2 से 3 दिन तक वीडियो वायरल होता रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि महापौर उसके चेहरे पे घूसा मारते हुए दिख रहे हैं। तो ये आरोप था कि शासकीय कार्य में बाधा है। दूसरा, पुलिस से बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा था। तो अब इस पर अपराध दर्ज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग 5 धाराओं में जो है महापौर शुभम द्विवेदी और अन्य के खिलाफ, मतलब इस पे और भी कई आरोपी बनाए हैं। नामजद फिलहाल एजाज ढेबर महापौर जो रायपुर के हैं, आशीष द्विवेदी एवं अन्य, इन लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर लिए गए। तो जो इस पे मुचलके वाली धारा है वो तो थाने से छूट जाएगी। बाकी अन्य धाराओं में देखना होगा कि उसमें क्या अन्य जो कानूनी प्रक्रिया अपनाना है और महापौर को थाने कब तक बुलाया जाता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और कांग्रेस का पूरा इस मामले में क्या होता है देखना होगा, क्योंकि महापौर ने जो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था उसमें आरोप लगाया था कि जानबूझ के किसी के आदेश पर पुलिस वाले ने उन्हें नाखून गड़ाने की या चोट पहुंचाने की कोशिश की है। जी संदीप, आप नजर बनाकर रखिएगा, चूंकि राजधानी के महापौर हैं। लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। आगामी 17 दिसंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में ये सत्रकाल होगा और इस मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो 5 बैठकों में कुल 31 घंटे 19 मिनट चर्चा हुई है। साथ ही कुल 966 प्रश्न भी पूछे गए। ऐसा पहली बार हुआ कि मानसून सत्र में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। विधायकों ने 96% प्रश्न ऑनलाइन पूछे। अंतिम दिन की कार्यवाही की बात करें तो वित्त मंत्री OP चौधरी ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया। चर्चा के बाद संशोधन विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि GST लागू होने से पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में 50 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। GST में कई करों को शामिल किया गया है। बता दें कि GST परिषद की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार की ओर से जरूरी संशोधन किया जा चुका है। इसी आधार पर राज्य शासन की ओर से भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत हेड ऑफिस की ओर से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का वितरण अपने ब्रांच ऑफिस को किया जाएगा। साथ ही तंबाकू उत्पादन निर्माताओं की ओर से मशीन का पंजीयन नहीं कराने पर 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 31 घंटे 19 मिनट की कार्यावधि पे 5 दिनों में विधानसभा में चर्चा हुई। 966 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई। तो निश्चित रूप से ये सत्र छोटा रहा, मगर आज विपक्ष को कहना पड़ा, जैसे आपने प्रश्न किया, कि पहला सत्र होगा जिसमें गांधी जी को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ी। समाधान हाउस के अंदर ही निकल गया। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और इस संकट से निकलने के लिए ग्वालियर नगर निगम में भी तमाम प्लानिंग की जा रही है, जिससे निकाय शासन पर निर्भर न रहते हुए खुद ही अपने खर्च वहन कर सके। ऐसे में शहर के लोगों को जल्द बढ़े हुए टैक्स का झटका लग सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा नगरीय निकाय एक बार फिर संपत्ति कर, गार्बेज शुल्क और पानी के बिलों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ग्वालियर नगर निगम किस कदर वित्तीय संकट से गुजर रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निगम के पास PHE, पार्क सहित कई विभागों के ठेकेदारों का भुगतान करने तक के लिए पैसे नहीं है।
यही नहीं, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उसे हर महीने चुंगी राशि का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं ग्वालियर की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार ने मंत्री विजय वर्गीय को 4 पत्र सौंपकर 88.50 करोड़ रुपए राशि की मांग की है। कैलाश विजयवर्गीय जी से भी मैंने बात की थी और ग्वालियर में जो भी समस्याएं उनसे उनको अवगत कराया था। मैंने ये मांग रखी है कि मतलब विनियमित लोगों को नियमित किया जाए और चुंगी क्षतिपूर्ति का जो पैसा है वो दिया जाए, क्योंकि हमारी जो बाजार वसूली थी वो बंद कर दी गई है, जिसके कारण निगम को काफी आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। तो और भी मांगे थी, उनको भी रखा हुआ। ग्वालियर नगर निगम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य शासन से चुंगी राशि को छोड़कर दूसरा कोई फंड मिलना काफी मुश्किल नजर आ रहा। सूबे की सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी 1 सप्ताह पहले ही प्रदेश के नगरीय निकायों की आय को बढ़ाने की सरकार की पहली कोशिश है। और शहर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो शहर में जब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे संसाधन भी बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारी सरकार और ग्वालियर नगर निगम प्रशासन, हम लोग सभी चिंतित हैं और आने वाले समय में ग्वालियर नगर निगम आत्मनिर्भर बनेगी, ऐसा आप देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कमिश्नर साहब से मैं कई बार कह चुका हूँ और अधिकारियों से भी कह रहा हूँ, नगर निगम के प्रशासन के लोगों से कह रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाएं, 1 घंटे में इतनी आय के स्रोत बता दूंगा, नगर निगम को करोड़ों रुपए महीने की आय हो जाएगी। उसके लिए नगर निगम की दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बीते 10 साल में ग्वालियर नगर निगम में कई आयुक्त आए और चले गए, लेकिन संपत्ति कर, जल कर और राजस्व को छोड़कर किसी भी दूसरी तरह से निगम की आय बढ़ाने की ठोस योजना नहीं बनाई गई। हालांकि अभी भी समय है निगम कम खर्चे और नए आइडिया के साथ ही अपने अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ी पर भी लगाम लगाए, जिससे कुछ हद तक वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिले। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो वहीं इंदौर के न्याय नगर एक्सटेंशन में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा बवाल हो गया। नगर निगम ने कोर्ट के आदेश के बाद यहां बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इस दौरान महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के न्याय नगर एक्सटेंशन में प्रशासन ने अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। दरअसल न्याय नगर एक्सटेंशन का मामला कई दिनों से कोर्ट में लंबित था, जिसमें सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आदेश दिए थे कि वहां पर मौजूद अवैध निर्माण को हटाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। हालांकि इस दौरान कई बार महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर खड़ी हो गयी और उन्होंने कार्रवाई न करते हुए समय देने की मांग की। इसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के निर्देश के पालन में यह कार्रवाई की जा रही है और इसमें लगभग 74 मकानों को तोड़ा जाना है। श्री राम बिल्डर के पक्ष में यह फैसला हुआ है। शासन और नगर निगम के माध्यम से ये कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। काफी समय से हमारे जो है यहाँ पर मुनादी की जा रही है, लोगों को सूचना है। नगर निगम ने 7 दिन पहले ही इन निर्माण पर चिन्ह लगाकर मकान खाली करने के लिए मुनादी करवाई थी। उसके बावजूद लोग नहीं माने। हालांकि भारी विरोध के बीच प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की। इंदौर से IBC 24 के लिए अंशुल मुकाती की रिपोर्ट। तो स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है, स्टील स्क्रैप पर GST की दरें घट सकती हैं। जी हां, सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट GST काउंसिल को सौंप दी है। बजट सेशन के बाद होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक स्टील स्क्रैप को लेकर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में GST दरों को 18% से घटाकर 12% करने की सिफारिश की है। सब कमेटी की रिपोर्ट को GST फिटमेंट कमेटी में भेजा जाएगा। GST दर नहीं घटाने पर दूसरा विकल्प RCM यानी रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म को अभी रखा गया है। माना जा रहा है कि GST काउंसिल की अगली बैठक में स्क्रैप पर फैसला हो सकता है। दरअसल स्टील उत्पादन में करीब 35% स्क्रैप का इस्तेमाल होता है। इसमें से ज्यादातर स्क्रैप अनरजिस्टर्ड कंपनियां मुहैया कराती हैं। ये बिना GST चुकाए कंपनियों को इसकी सप्लाई करती हैं। इसके चलते कई बार फेक इनवॉइस के मामले भी सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्टील सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों के मुताबिक सरकार के इस कदम से निश्चित तौर पर उद्योग जगत को फायदा होगा और साथ ही फेक इनवॉइस के मामले में भी कमी आएगी। को भारत में जो स्क्रैप रहता है वो काफ़ी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। काफ़ी सरकार से मांग करी हुई थी कि इसका जो भी GST रहेगा वो RCM के तहत, रिवर्स मैकेनिज़्म के तहत हम लोग इसका टैक्स भरेंगे, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू होगा और स्क्रैप को भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो सकेगा।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आज फेक इनवाइस की दुनिया भर की समस्याएं आ रही है, रोज़ जीएसटी की रेड हो रही है, तो 12% करने से फेक इनवाइस वालों का मनोबल टूटेगा और फेक इनवाइस का चलन जो है हमारे जो है स्टील बाज़ार से जो है गायब होगा। तो ये एक फ़ायदा ये भी होगा, दूसरा स्क्रैप की लागत कम होगी तो उसका भी फ़ायदा उद्योगों को मिलेगा। इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है स्क्रैप, गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटी कम कर दी, 12% कर दी है। उससे ये होगा कि जो पुराने जो बोगस बिलिंग के प्रॉब्लम थे वो 30% की राहत उसमें मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने से भाजपा विधायकों की नजर अब निगम मंडल की नियुक्तियों पर टिकी है। कुछ विधायक इसके लिए दिल्ली हाईकमान तक समीकरण बिठा रहे हैं। इधर भाजपा संगठन ने इस बार विधायकों की बजाय चुनाव में ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करने वालों को मौका देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी के निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है और सूत्रों की माने तो मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि इस बारे में ना तो बीजेपी का नेता कुछ बोल रहा है, ना ही दावेदारी में लगे विधायक। इधर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि निगम मंडल में नियुक्तियों का निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, इसलिए नियुक्तियां रुकी हुई हैं। बैठक के लिए निश्चित रूप से प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जी का आगमन होगा और 28 या 29 के बीच किसी एक दिन में उनका आगमन होगा। मुझे लगता है कि ये बस उतनी ही प्रतीक्षा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। अच्छा काम कर रहे हैं, उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे सबसे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उस तक को यहाँ से प्रदेश से हटा के बाहर भेज दिया गया। आदरणीय रमन सिंह जी 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसकी सलाह कोई नहीं सुन रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शुक्रवार को रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रायपुर में आयोजित बजट कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल केंद्रीय बजट के जिन हितैषी प्रावधानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस कार्यक्रमों को संचालित करने प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी को समन्वयक बनाया गया है। अमित चिमनानी ने बताया कि बजट कार्यक्रमों को लेकर 4 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। इसके तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया रायपुर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग, महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर सरगुजा और केंद्रीय राज्य मंत्री जाधव प्रताप राव बिलासपुर में आयोजित बजट संवाद कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि लोग समझ चुके हैं कि बजट कैसा है। ऐसे में बजट बताने के लिए भाजपा नेताओं को आना निराशाजनक है। बजट में आम आदमी और गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी का कार्यक्रम रायपुर का ही है। वो यहाँ एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। बातें की जाएगी छत्तीसगढ़ को क्या मिला या हर राज्य को क्या मिला, इसकी भी चर्चा होगी। और साथ में जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जिसमें सीए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट, व्यापारी, इन सब लोगों के साथ बैठ करके चर्चा होगी, संवाद होगा। का बजट जो है निराशाजनक बजट है और देश में सबसे खराब बजट इस बार 3.0 का मोदी जी की सरकार की पहली बजट है। इसमें कुछ गरीबों के लिए दिखता नहीं। आप पहले देख लीजिए मनरेगा, जो हर ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में रोजगार लोगों को कहीं मिलता है तो मनरेगा से मिलता है, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है मनरेगा का। तो देश भर में कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाई जा रही है और बलिदानी वीरों की गाथा का पुनर्स्मरण कर सेना के शौर्य को याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। यहां उन्होंने कारगिल के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध विजय दिवस का दिन हर भारतीय के लिए गौरवशाली दिन है। इसी दिन सेना ने आतंकवाद फैलाने वालों को सबक सिखाया था। कारगिल युद्ध का सम्मान भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और सेना को बधाई देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है। जब भी चुनौती आएगी, सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है। वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है।
तो अब आपको बता देते हैं मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश से सड़कें और निचले इलाकों की बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। हम आपको छत्तीसगढ़ की अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धमतरी जिले की है, जहां शहर के स्टेशन पार्क की दीवार बस्ती की झोपड़ियों में पानी घुस गया है। निगम ने इस बस्ती के करीब 30 परिवारों को पुरानी मंडी में शिफ्ट किया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बलौदाबाजार के सिमगा की, जहां दरचूरा बांध फूट गया और बारिश के चलते लगातार बांध का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तीसरी तस्वीर देखिए बीजापुर की, जहां लगातार बारिश से इंद्रावती और तालपेरू नदी उफान पर है। इससे भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, बीजापुर समेत उसूर ब्लॉक के कई गांवों का जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। चौथी तस्वीर देखिए बिलासपुर की, जहां शहर के कई वार्डों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो भारी बारिश के चलते सिवनी और मंडला जिले के बीच थावन नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जनता परेशान है। पुल टूटने से दोनों जिलों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर वाहन नहीं चल पा रहे हैं। यहां गंभीर रूप से बीमारी एक युवती को उसके परिजन गोद में उठाकर इलाज के लिए ले जाते नजर आए। बता दें कि इस पुराने पुल के बगल में नया पुल बनाया जा रहा है, लेकिन इसका निर्माण बीते कई सालों से अधूरा पड़ा है। ऐसे में जनता इतनी परेशान है कि मरीजों को गोद में उठाकर जाने को मजबूर है। प्रशासन के अधिकारी पुल टूटने की वजह भारी बारिश को बता रहे हैं, लेकिन नए पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा। थावर नदी पे एक पुल है जो डैमेज है और उसके ऊपर से पानी भी बह रहा है, आवागमन अवरुद्ध है अभी। और क्या नाम है, नया पुल अभी निर्माणाधीन है, काफी लंबे समय से निर्माणाधीन है। सुरक्षा का प्रश्न है, नैनपुर प्रशासन और केवलारी प्रशासन दोनों ने ही वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त किए हैं। तो मध्य प्रदेश में मॉनसून अब लोगों के लिए आफत बन चुका है। प्रदेश के ज्यादातर नदी नाले उफान पर है। वहीं अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक से बात की है संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। पूरे मध्य प्रदेश में पहले मानसून राहत बन के बरसा और अब आफत बनकर बरस रहा है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में अब तक की औसत वर्षा की अगर बात की जाए तो औसत वर्षा कहीं ज्यादा हो चुकी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पूरे प्रदेश में अगर मानसून की बात की जाए तो अब तक मानसून औसत वर्षा कितनी हुई है? अभी जो नॉर्मल है हमारा, जो आज की डेट तक जो हमारा नॉर्मल था, एमपी एज ए होल में जो है +1% हो गया है। ईस्ट एमपी में जो है -1% है और वेस्ट एमपी में जो है +4% है। आज है +19 टू -19 हम नॉर्मल गिनते हैं, है ना। अगर अभी अब सिस्टम की बात करें, जो जैसे अभी बता रहे थे आप कि हेड वे पर एक लो बना हुआ है और उसकी अब वो वेस्टर्ली मूव करेगा, तो आने वाले 2 दिन तक जो है प्रदेश में ईस्ट एमपी एंड वेस्ट एमपी कई जगह पर जो आपको हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा और कई जगह पर हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। वार्निंग देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, सागर, पन्ना, शिवपुर कला में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। और कहीं कहीं जो है आपका ये जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सकटनी, ईस्ट एमपी में अधिकांश जगह पर यहाँ पर, और वेस्ट एमपी में भी जो है बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, देवास, इन एरिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। बिजली चमकने की भी संभावना, जहाँ पर ये अलर्ट आपने जारी किया, बताया मौसम विभाग ने, है। लोगों और किसानों के लिए क्या चेतावनी विभाग ने जारी की है? जैसा बिजली पूरे एमपी में ऐसे है चेतावनी, और जो हमने दिया है कि जैसे अभी जो रेनफॉल एक्टिविटी और ये सब हो रहा है, तो खुले में जो है उस टाइम पे ना जाए, और जो है खुले में जो काम करते हैं तो वहाँ पर गिरने का ज़्यादा रहता है, तो वहाँ उससे बचे, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचे, पोल के नीचे खड़े होने से बचे, क्योंकि वो कंडक्टिविटी का काम करता है, तो उनसे बचना चाहिए। किसान और लोग अगर घर से ज़रूरी काम में बाहर निकलते हैं तो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक इसी तरह की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। इधर जबलपुर नगर निगम अब सोलर एनर्जी से रोशन होगी। सोलर एनर्जी के उपयोग से नगर निगम को हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। भारी भरकम बिजली के बिल में कमी लाने के लिए सोलर पैनल लगाने का फैसला किया गया।
जबलपुर नगर निगम अब हर साल बिजली बिल पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाने जा रही है। अपनी इस कवायद के चलते जबलपुर नगर निगम सोलर एनर्जी से रोशन होने जा रहा है। सोलर एनर्जी पैनल लगने से नगर निगम को हर साल बिजली बिल के 20 से 25 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। नगर निगम अभी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपए महीने का भुगतान करता है। इस भारी भरकम खर्चे को बचाने के लिए अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। नगर निगम जबलपुर लगभग 52 करोड़ रुपए सालाना बिजली का बिल देता है। हम लोग चाहते ये हैं कि इसकी कटौती हो, उसके लिए हम लोग सोलर पे जा रहे हैं और सोलर पे करने के बाद ये बिजली का बिल हमारा बहुत कम हो जाएगा। निगम ने रामनगरा, ललपुर, डुमना और रांची से 10 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा है और इसके लिए रूफटॉप सोलर पैनल और ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम लगाने की योजना है। जबलपुर से IBC 24 के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।